आज की क्लास में हमें कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे. विल हैव टू सॉल्व क्वाइट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि आपका उनके ऊपर ग्रिप पे हाथ बने. ठीक है, तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. कल की क्लास में हमने क्या देखा था? वी हैव सीन फ्यू थिंग्स. हम हमारा समझ रहे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, राइट, जो आपका दिया गया था टीएच मॉर्गन ने. सो लिंक्ड जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम. ये बात आपको पहले ही बताई गई थी कि आपके जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो आपको सेम क्रोमोसोम पे आपको मिल जाएंगे. समथिंग ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद, राइट. दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस. ये भी मैंने आपको बताया था, ये सारे के आपके सारे लीनियर सीक्वेंस में होते हैं. देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन पेरेंटल फिनोटाइप. मेनली यहाँ पे आपको पेरेंटल फिनोटाइप ही मिलेगा. ओकेजनली आपको क्रॉसओवर आपको मिल सकता है. देन strength of a linkage between two genes is inversely proportional to the distance between them. अगर strength ज्यादा हुआ तो distance आपका वहां पे कम रहेगा. तो याद रखना हमेशा, अगर आपका strength ज्यादा होता है लिंकेज का, if the linkage has a strong strength, so अगर strong linkage है तो आप समझ जाओ कि उनके जो distance आपका वहां पे काफी कम रहेगा. अगर linkage का strength ज्यादा नहीं है तो that means कि आपका यहाँ पे जो distance है दोनों जीन के बीच में आपका यहाँ पे ज्यादा होगा, जो हम यहाँ पे देख पाते हैं. I have already given you the example. आप यहाँ पे देख सकते हो. तो अगर मेरे दो जीन्स अगर साथ साथ में काफी पास पास में है, that is an example of my strong linkage, right? अगर इनके बीच में काफी ज्यादा आपको डिस्टेंस हमें मिल रहा है, that is an example of your less strong linkage. यहाँ पे लिंकेज तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. अब अगर आपका लिंकेज यहाँ पे लेस स्ट्रॉन्ग है, if you have a strength is slightly less, अगर स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है तो डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज गोइंग टू बी हाई. जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हाई मिल जाएगा. अगर लिंकेज काफी स्ट्रॉन्ग है देन यू हैव अ लेस डिस्टेंस बिटवीन द जीन. और ये चीज आप बिठा लो कि अगर आपका दो जीन के बीच में अगर आपको अच्छा खासा डिस्टेंस मिल रहा है देन चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होंगे? यहाँ पे ज्यादा होंगे या कम होंगे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस? ज्यादा होंगे. ज्यादा होंगे. हमेशा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस यहाँ पे आपके ज्यादा हो जाएंगे. सो यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. दैट आल्सो मींस यू हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग रिकॉम्बिनेंट कंडीशन. रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप मिलने के चांसेस भी आपके यहाँ पे ज्यादा बन जाते हैं. तो इसके बाद हमने कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल देखा था. कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि इसके अंदर आपको सारे पेरेंटल फिनोटाइप आपको मिलते हैं. यहाँ पे हियर यू वर ओनली एबल टू सी द पेरेंटल फिनोटाइप. तो हमने क्या किया था? हमने रेड आई नॉर्मल विंग को क्रॉस कराया पर्पल आई वेस्टर्न विंग के साथ. हमें F1 जनरेशन हमारा यहाँ पे मिला जो होता मेरा रेड आई नॉर्मल विंग. जब आप इसकी सेल्फिंग कराते हो तो आपको 3:1 का रेशियो मिलता है और वो रेशियो आपको मिलेगा हमेशा आपके कंप्लीट लिंकेज के अंदर. तो यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट आपको मिला नहीं बिकॉज दोनों जीन्स बहुत पास पास में थे, बिकॉज बोथ द जीन्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो न्यू रिकॉम्बिनेंट वर सीन, राइट. अगर मैं बात करता हूँ इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में तो इसमें आपको क्या होता है? आपको मिलेगा यहाँ पे कि आपका रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे मिल रहा था. हियर यू आर एबल टू फाइंड द रिकॉम्बिनेंट बट उनका नंबर आप यहाँ पे देखो ओनली 1.3%, राइट. पेरेंटल आपको मिल रहे थे 98.7%. तो आप कह सकते हो कि चलो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मुझे मिल तो रहे हैं, इसका मतलब है कि इट्स एग्जांपल ऑफ माय इनकम्प्लीट लिंकेज. बट नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट भी आप देख लो काफी कम है. ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखते हो ये वाले क्रॉस के अंदर जहाँ पे इट वाज अ लिंकेज हम समझ रहे थे बिटवीन द आई कलर एंड द विंग टाइप, तो इसमें जो आपको पेरेंटल मिल रहा है वो आपको रफली मिल रहा है अराउंड 67% और रिकॉम्बिनेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे अराउंड 33%. तो अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है तो आप साफ कह सकते हो कि आई कलर और विंग वाला जो मेरा जीन है उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है. और क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा था इसलिए मुझे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का नंबर मुझे यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है. ठीक है, और यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन भी की थी. सी कि आपका बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है अराउंड 1.3% जितना. और W और M के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस आपको आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट हाई, राइट. यहाँ पे डिस्टेंस आपका काफी ज्यादा है. सो यू हैव अ स्लाइटली वीकर लिंकेज या वीकर स्ट्रेंथ है यहाँ पे लिंकेज का. तो आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का नंबर भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है. तो ये एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट आपको बता देते हैं कि आपका दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. अब ये है आपकी एनसीईआरटी वाली कहानी जो हमने देखी थी, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है. आप एनसीईआरटी में इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया बट आप यहाँ पे समझ सकते हो. क्रॉस ए जो हमने किया था दैट वाज बिटवीन द बॉडी कलर. सो ये येलो व्हाइट मतलब येलो बॉडी एंड व्हाइट आई. और वाइल्ड टाइप का मतलब यहाँ पे होता है ब्राउन बॉडी एंड योर रेड आई. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे क्रॉस कराया, उनको F1 जनरेशन यहाँ पे मिला. फिर उन्होंने देखा कि उनका जो एंड रिजल्ट यहाँ पे आ रहा था F1 के सेल्फिंग के बाद दैट वाज 98.7% इनका था पेरेंटल एंड 1.3% था आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट. ठीक है,
उसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, व्हाट दे हैव डन द क्रॉस बी एज वेल. क्रॉस बी वाज बिटवीन द आई कलर एंड योर मिनिएचर विंग. देखो यहाँ अब आपको हमेशा पता चलना चाहिए कि M+ अगर लिखा हो तो दैट मींस दैट्स अ वाइल्ड एलील, दैट्स अ नॉर्मल विंग. अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ब्लू पे कुछ लिखा क्यों नहीं हुआ, ऊपर ब्लू पे तो लिखा हुआ W+M+, ये ब्लू पे क्यों नहीं लिखा हुआ? अगर ऐसा ब्लू पे कुछ लिखा नहीं हुआ तो समझ जाना यहाँ पे भी आपका वही एलील है, W+M+. ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे नीचे लिखा नहीं हुआ ना WNY है यहाँ पे, और नीचे ब्लू लाइन है आपके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो समझ जाओ वहां पे भी स्मॉल y और W आएगा, इसलिए उन्होंने वहां पे वो मेंशन नहीं किया. राइट, तो क्रॉस बी के अंदर उन्होंने यहाँ पे क्रॉसिंग करी और उन्हें यहाँ पे क्या मिला, दे वर एबल टू गेट रिजल्ट ऑफ 62.8% इनको मिला पेरेंटल फिनोटाइप और 37.2% इनको मिला यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी थी, हमने एक रफ वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी, बट दिस इज अ वैल्यू यू हैव टू नो, 62.8% एंड 37.2%. अब इस वैल्यू को देख के आप कह सकते हो कि W और M के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, जो हम कल देख चुके हैं. ठीक है, सो ये चीज हमने कल के क्लास में की थी. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सो आई होप दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव डन इन द लास्ट क्लास, व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है. ओके, अब एक काम करते हैं, एक चीज समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. एक हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट है, मॉर्गन के स्टूडेंट थे वो, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वंट. सो मॉर्गन के, याद रखना, मॉर्गन की लैब के अंदर एक उनके साथ एक स्टूडेंट काम कर रहे थे एल्फ्रेड नाम के. अब एल्फ्रेड स्टुअर्ट वंट जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट थे मॉर्गन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की. उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑफ द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. तो ये देखो, आप इस बात को समझो. TH मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे जो उनके साथ लैब में काम कर रहे थे, उनसे काफी जूनियर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने TH मॉर्गन के डेटा को देखा, उन्होंने डेटा को ऑब्जर्व किया. और जब उन्होंने डेटा को ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला कि हर एक की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अलग आ रही है. हर एक क्रॉस करने के बाद रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अलग आ रही है. हर एक क्रॉस करने के बाद जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये हर दो जीन्स के लिए अलग अलग आ रही है. तो इस वैल्यू को यूज करके उन्होंने क्या किया, ये पता लगाया कि दो मैप के, दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है. तो वो जब पेपर पढ़ रहे थे, जब वो सारा डेटा देख रहे थे TH मॉर्गन का, तो उन्हें दिखता था कई बार कि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, या रिकॉम्बिनेंट का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, राइट, किसी में काफी कम है. तो उस डेटा को यूज करके उन्होंने क्या किया, जीन्स का मैपिंग किया. दैट मीन्स दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके बेसिस पे उन्होंने वहां पे बताया. सो दैट इज समथिंग डन बाय माय एल्फ्रेड स्टुअर्ट वंट. तो उन्होंने क्या बोला, frequency of crossing over between the two linked genes is directly proportional to the distance between them. जो भी आपका वहां पे क्रॉसिंग हो रहा है वो बेसिकली आपको बता रहा है कि वहां पे डिस्टेंस आपका वहां पे कितना आ रहा है. अब 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन. क्या रखना, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू योर 1 सेंटीमॉर्गन. तो ये उन्होंने यहाँ पे यूनिट यूज किया, 1 cm, यहाँ पे इन्होंने ये यूनिट यूज किया. तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये दो जीन्स है, लेट्स से आई टेल यू दैट यू हैव जीन A एंड यू हैव जीन B, और इनके बीच में मुझे जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है, जो मुझे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे मिलेगी, वो है अराउंड लेट्स से 20%. और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप डायरेक्टली मुझे आंसर करोगे. इसका आंसर जो आपका आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर 20 सेंटीमॉर्गन. तो जितना भी आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है, उसको ही आपको कन्वर्ट कर देना आपका सेंटीमॉर्गन के अंदर. उसी वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे सेंटीमॉर्गन में. सो 1% इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन. सो ऑब्वियसली अगर 20% अगर होता है, दैट विल बिकम 20 सेंटीमॉर्गन. या आप इसे इवन इसे कह सकते हो एज अ 1 मैप यूनिट, 1 सेंटीमॉर्गन, या आप 1 मैप यूनिट भी यहाँ पे आप टर्म यूज कर सकते हो. ठीक है, तो अब ये बात को थोड़ा समझिए कि एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने जो डेटा निकाला था TH मॉर्गन ने, उसको देखा, समझा, और जो भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी उसके बेसिस पे उन्होंने मैपिंग करना चालू किया. उसके बेसिस पे उन्होंने बताना चालू किया कि दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. अगर कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, देन सिंपली बात है कि दोनों जीन के जो डिस्टेंस आपको वहां पे कम होगा. अगर ज्यादा है, देन यू विल हैव मोर डिस्टेंस बिटवीन द जीन. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर आपने ये टर्म दे दिया हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये टर्म क्या होता है, या हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, राइट? आपने इतना तो जानते हो कि रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, ये तो आपको समझ आ रहा है. यू कैन नो कि
जो नए फिनोटाइप आपको मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हो, ठीक है। बट उसके पहले याद रखना कि एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने क्या किया था, he actually used the recombination frequency to know the distance between the genes, to measure the distance between the genes and put down the position and map their position on the chromosome, और इनका क्रोमोसोम के ऊपर इनकी पोजीशन क्या होगी वो उसने यहाँ पे करके दिया था। कैसे करके दिया था हम थोड़ा इसे और समझते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसका समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आप ये नाम याद रखना इन्होंने किया क्या था, और ये टी.एच. मॉर्गन के यहाँ पे आपके स्टूडेंट थे। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से देखो, क्वेश्चन लग काफी कॉम्प्लेक्स रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल भी यहाँ पे है नहीं। सी सो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू हैव अ ट्रू ब्रीडिंग रेड आई ड्रोसोफिला फ्लाइज। तो आपके कुछ रेड आई वाले ड्रोसोफिला आपके फ्लाइज थे जिनके पास था प्लेन थोरैक्स रेड आई, राइट। इसको आपने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद आपको मिले पिंक, आपने इनको किसके साथ क्रॉस कराया, विद द पिंक आई एंड स्ट्रिप्टेड थोरैक्स। तो रेड आई प्लेन थोरैक्स को मैंने क्रॉस कराया पिंक आई स्ट्रिप्टेड थोरैक्स के साथ, और जब ये मैंने क्रॉस कराया तो मुझे मिला F1 जनरेशन। F1 को फिर इन्होंने क्या किया, द F1 फ्लाइज वर देन टेस्ट क्रॉस्ड। जो F1 फ्लाइज जो आपको मिले थे इनको हमने टेस्ट क्रॉस कराया अगेंस्ट द डबल रिसेसिव कंडीशन, इनको हमने टेस्ट क्रॉस कराया अगेंस्ट डबल रिसेसिव कंडीशन, राइट। जब आप इतना याद रखोगे हमने उन्हें टेस्ट क्रॉस कराया और उसके बाद उन्हें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। आपको सिर्फ रिजल्ट की तरफ ध्यान देखना है, रिजल्ट देख के आपको अपना आंसर निकालना है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। रिजल्ट क्या आया आपका यहाँ पे, 80 आपको मिले, 80 मिले आपको यहाँ पे रेड आई प्लेन थोरैक्स, 16 आपको मिले आपके रेड आई स्ट्रिप्टेड थोरैक्स, 12 आपको मिले यहाँ पे पिंक आई प्लेन थोरैक्स एंड 92 आपको मिले यहाँ पे पिंक आई स्ट्रिप्टेड थोरैक्स। ये आपको मिला यहाँ पे रिजल्ट। अब आप लोग मुझे बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे बताओ कि आपके पेरेंट यहाँ पे क्या थे, पेरेंट थे आपके यहाँ पे रेड आई प्लेन थोरैक्स, एक तो ये था एक पेरेंट आपका, दूसरा पेरेंट आपका यहाँ पे क्या था, पिंक आई स्ट्रिप्टेड थोरैक्स, ये आपके यहाँ पे पेरेंट है। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताएंगे कि अगर ये आपके यहाँ पे पेरेंट थे, इफ दे वर द पेरेंट्स ओवर हियर, राइट, और आपको ये रिजल्ट मिला F2 जनरेशन के अंदर, तो आप बताइए इसमें से कौन से हैं, कौन से कॉलम है जहां पे आपको रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है। यू टेल मी, यहाँ पे आपको हैंड रेस करके मुझे बताओ, यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट कहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, कौन से फिनोटाइप आपके यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट है, कौन से फिनोटाइप, किसी ने हैंड रेस किया है, ओके। अंशिका शर्मा ने यहाँ पे हैंड रेस किया, बाकी लोग भी बताए ना यहाँ पे आपको कौन से रिकॉम्बिनेंट आपको मिल रहे हैं, कौन से नए टाइप के आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। रेड आई प्लेन थोरैक्स तो आपका पेरेंट था, पिंक आई भी आपका थोरैक्स है यहाँ पे, पिंक आई स्ट्रिप्टेड इज आल्सो गोइंग टू बी अ पेरेंट वन। तो इन चारों में से रिकॉम्बिनेंट मेरे यहाँ पे कौन से आएंगे, ठीक है। सो चलिए बताइए तनिष्क, कौन से होंगे इसमें से रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, तनिष्क बताइए। तनिष्क का माइक अनम्यूट हो रहा है, तनिष्क आपकी आवाज नहीं आ रही। खुशी आप बताइए। स्ट्रिप्टेड थोरैक्स और पिंक आई प्लेन थोरैक्स, राइट। सो रेड आई स्ट्रिप्टेड थोरैक्स और पिंक आई प्लेन थोरैक्स, ये मेरे रिकॉम्बिनेंट, ये तो नया कॉम्बिनेशन मिल गया ना आपको यहाँ पे, इट्स अ न्यू कॉम्बिनेशन। ये है मेरे रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, ये तो मुझे पेरेंट में मिल नहीं रहते हैं। तो ये चीज पहले आप समझो कि जब आपको ऐसा डेटा मिल जाए ना, जब आपको ऐसा डेटा मिले, आप पहले ढूंढो कि आपके रिकॉम्बिनेंट कौन से है, और एक चीज दिमाग में बिठा लो कि रिकॉम्बिनेंट का नंबर हमेशा लेस ही रहता है। अगर आप पेरेंट से कंपेयर करोगे तो इनका नंबर हमेशा कम ही रहेगा। अब देख लो ना, 16 ड्रोसोफिला मिले मुझे रेड आई स्ट्रिप्टेड थोरैक्स वाले और 12 मुझे मिले यहाँ पे पिंक आई प्लेन थोरैक्स वाले, तो इनका नंबर आपको हमेशा यहाँ पे कम ही मिलेगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपको पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिजल्टेड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, बेसिकली आपको ये लोग ये पूछ रहे, दे आर आस्किंग यू अबाउट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि RF हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इसका एक यहाँ पे एक सिंपल सा आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये है दैट यू टेक द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन total number of progeny, तो number of recombinant upon total number of progeny is something you will have to do, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा
into 100 ये होता है आपका फॉर्मूला आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। तो याद रखना हमेशा आपका यहाँ पे RF इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। अब जब आपको ये फॉर्मूला देके रखा हुआ है उन लोगों ने, तो आप इसके अंदर वैल्यू डाल दो, क्या आएगी इसके अंदर वैल्यू, चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो RF इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कितने, 16 + 12, सो दैट विल बिकम 28, बिल्कुल सही, सो दैट विल बिकम योर 28 एज आंसर। सो 28 आ गया, 28 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी आप यहाँ पे कितने होंगे, तो जब आप इनका टोटल करोगे सो दैट विल बिकम बाय 200, यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा अराउंड 200, अराउंड मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 200 ओवर हियर, ठीक है। सो 28/200 into 100। अब मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, डू दिस एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर। Option B. 14. So 14. So RF is equal to your 14%। कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो आपके यहाँ पे आ रही है दैट इज गोइंग टू बी योर 14%। और अगर मेरी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पे 14% है तो डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी डिस्टेंस ओवर हियर, 14 सेंटीमीटर। बस सिंपल, अगर आपका RF की वैल्यू अगर आपके यहाँ पे 14% आ रही है देन आप सिंपली याद रखना द डिस्टेंस ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर 14 सेंटीमॉर्गन। ये जो दोनों जीन्स है ना, आई कलर और थोरैक्स का बॉडी कलर के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर 14 सेंटीमॉर्गन। यही चीज आपको याद रखनी है और कुछ आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। आपको RF फाइंड करना आना चाहिए यहाँ पे। अगर आपको RF फाइंड करना आ रहा है देन आपको बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। और जब भी आपसे RF फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाए तो रखना यू हैव टू नो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100, बस। और यही किया था एल्फ्रेड स्टुअर्ट वॉन्ट ने। ऐसे कर करके उसने कई सारे RF निकाले और उन RF के बेसिस पे उसने बोला कि ये दो जीन के बीच में इतना डिस्टेंस है या इतना डिस्टेंस है, वो वहां पे उसने अपना आइडिया प्लेस किया। सो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये वाली चीज आप सबको समझ आ रही है नहीं आ रही, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, और नहीं आ रहा हो तब भी बता सकते हो, समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर देन जस्ट लेट मी नो कि मैं वो आपको वो चीज वापस रिपीट कर दूंगा। और जो लोग क्लास में नए हैं ना, अगर कोई है जो क्लास में नया है देन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज लेटर ऑन, राइट, ठीक है। आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ शायद ना आए, बट डोंट वरी, आपको बाद में चीजें समझ आ जाएंगी। इट वोंट बी इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी, समझ नहीं आएगा, ठीक है, आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं ताकि आपका ग्रिप बन जाए। इन अ जेनेटिक क्रॉस total progeny है 500 progeny were obtained, 500 progeny were obtained, out of these 40 showed recombinant phenotype। इनमें से 40 थे आपके जो शो कर रहे थे आप यहाँ पे recombinant phenotype। तो आपको मिल गया कितने नंबर आपके recombinant वाले यहाँ पे। What is a recombination frequency between the genes being studied? क्या है यहाँ पे आपकी recombination frequency? तो अब आप सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे, फॉर्मूला आपको भी रहता है RF इज इक्वल टू, अच्छा कर भी दिया आप लोगों ने, क्या बात है, अरे वेरी गुड, अच्छा ठीक है। सो RF इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी। तो आपका ऊपर आएगा आपका 40 और नीचे आपका आएगा यहाँ पे आपका 500 into 100। तो बताइए कौन बताएगा, चलो बताओ पीयूष, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगा इसका आंसर? 8%. आप 8 कह रहे हो, और प्रियांशी आपको क्या लग रहा है? Sir 8%. 8%। सो यस 8% इज माई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और अगर आप लोगों को पूछना हो कि चलो 8% तो मेरा यहाँ पे आ रहा है RF का वैल्यू, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, तो वैसे ही बता दो म्यूट करके, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? 8 centimorgan. 8 सेंटीमॉर्गन, बस ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका किया था एल्फ्रेड स्टुअर्ट वॉन्ट ने। तो उसे जो भी RF की वैल्यू मिल रही थी उसको उसने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमॉर्गन के अंदर। और आप समझो क्योंकि वो मॉर्गन का स्टूडेंट था इसलिए उसने क्या बोला कि मैं जो यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा वो मैं CM वाला सिंबल यूज, जिसमें M विल बी कैपिटल बिकॉज ही इज माय गाइड, दैट्स व्हाई। सो ये चीज आपको यहाँ पे आते हैं, दैट इज समथिंग ही डिड, राइट। अब इसमें हम एक और चीज समझते हैं, इतना समझ आ गया, एक और चीज आप आपको यहाँ पे समझ आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और आजकल रिसेंटली कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है। तो इसको आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ 3-point टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग जीन्स, यहाँ पे 3 जीन इन्वॉल्व है आपके यहाँ पे X, Y and Z। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी R, यहाँ पे RF की वैल्यू आपको दे के रखी है, आपको RF की वैल्यू यहाँ पे दे के रखी है। X और Y के बीच में कितना है 10%,
y और z के बीच में कितना है 15% और x एंड z के बीच में है यहाँ पे 25%। तो ये है आपकी तीनों की तीनों आपके यहाँ पे RF की वैल्यूज। तो यहाँ पे तो RF की वैल्यू देके रखी हुई है। तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीन इन द क्रोमोसोम। ये जो जीन्स आपके यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं XYZ, इनका ऑर्डर क्या है, मतलब आगे कौन है, पीछे कौन है, बीच में कौन है, ये लोग आपसे ये पूछ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू आस्क यू व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। अब अगर आपको ऐसा कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यू टू डू ओवर हियर, एक बार मैं सॉल्व करता हूँ फिर आप लोग भी आंसर देना। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, जहां पे वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिस RF की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो दो जीन को आप पहले प्लेस कर दो। तो आप अगर यहाँ पे देखते हो कि सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी यहाँ पे X और Z जीन के बीच में आपकी RF वैल्यू आ रही है 25%। सो दैट मीन्स अगर ये मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम होता, सो मैं इनके बीच में जो डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और सबसे पहले मैं प्लेस करता हूँ मेरे यहाँ पे X जीन को और Z जीन को, तो ये दोनों जो जीन्स है वो सबसे दूर है। सो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी RF की, उसको आप सबसे पहले आप प्लेस कर दो, वो सबसे दूर है, राइट। उसके बाद रह क्या गया आपका सिर्फ यहाँ पे आपका रह गया Y रह गया। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका Y इसके बीच में आएगा। अब तभी आप देख सकते हो Y किसके पास में आएगा। सो X और Y के बीच में 10% है और Y और Z के बीच में आपका यहाँ पे है 15%, राइट। सो दैट मीन्स X और Y के बीच में अगर 10% है, सो दैट मीन्स ये कम है ना। सो दैट मीन्स X और Y के बीच में थोड़ा सा लाइक डिस्टेंस कम होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने यहाँ पे Y को, राइट। सो दैट विल बी द अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा मेरे जीन्स का वो क्या होगा, X, Y एंड Z। ये सीक्वेंस आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको RF की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आपको पहले प्लेस करना है, उसको आप वहां पे प्लेस करिए एंड देन उसके बाद जो बाकी की वैल्यू आपकी रहेगी, जो बाकी का जीन आपका रह गया, उसे आप बीच में आप प्लेस कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पे बात क्या है ना, यहाँ पे तो आपके सिर्फ 3 जीन इन्वॉल्व है। कई बार आपके 6-7 जीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना के दे देंगे वो आपको, वो भी आप आसानी से कर पाओगे। सो आई विल शेयर दैट क्वेश्चन विद यू इन द असाइनमेंट और विल डू दिस क्वेश्चन सेपरेटली। सो उसमें भी वही चीज आपको करनी है, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होता है उसको आप पहले रख दो, उसके बाद उससे छोटा जो होगा उसको आप प्लेस करो एंड देन स्लोली यू विल बी एबल टू सी द अरेंजमेंट ऑफ द जीन। वो भी हम एक बार आपके सामने सॉल्व करेंगे तो आपको उसका भी हाथ बैठ जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। आई होप यहाँ पे आप कैसे ऑर्डर पता कर सकते हो जीन का ऑन द क्रोमोसोम इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू। ये भी एल्फ्रेड ने यहाँ पे किया था। हाँ जी शगुन बताइए क्या सवाल है आपका, शगुन ने कुछ पूछा क्या? नहीं, नो सर कुछ नहीं। ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। अब एक काम करिए, एक क्वेश्चन आप अपने एंड से मुझे सॉल्व करके यहाँ पे बता दीजिए। मेरा सवाल आपसे है ये वाला, ये वाला देखो। अब आपके सामने आपके 3 जीन देके रखे हुए इन लोगों ने, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर या RF वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है, वो आपके यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो आपको A एंड B के बीच में यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है, आपको देके रखा हुआ है B एंड C के बीच में भी आपको देके रखा हुआ है एंड दे हैव आल्सो गिवन द RF वैल्यू बिटवीन द A एंड C। आप बताइए व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। बड़ा ही आसान सवाल है, फटाफट कर लो और मुझे बताओ यहाँ पे, और हैंड रेज कर लो, क्विकली डू दिस एंड रेज योर हैंड। सो यू हैव AB के बीच में दिया हुआ है इन लोगों ने RF का वैल्यू, दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर, RF वैल्यू इज द सेम थिंग। BC के बीच में आपको दिया हुआ है वैल्यू एंड A और C जीन के बीच में आपको यहाँ पे वैल्यू देके रखा हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से सब लोग कर सकते हो। जो मैंने अभी आपको बताया वही आपको करना है। जो दो जीन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है उन दोनों को आप पहले प्लेस कर दो। उनको एक बार प्लेस कर दिया, बाकी वाला जीन तो वैसे ही बीच में आ जाएगा बाकी वाला जो जीन आपका वहां पे रहेगा वो आपका वैसे ही बीच में आ जाना है, राइट। बताइए सिमरन क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सिमरन आप ऑप्शन सी कह रहे हो यहाँ पे, पक्का? ठीक है। दीप्ति आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी कह रहे हो आप भी यहाँ पे, राइट। सिमरन, अच्छा सिमरन का तो हो गया। शगुन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। एंड अंशिका शर्मा? सर ए ऑप्शन। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, मैंने अभी भी तो आपको बताया था, जो दो जीन के बीच में सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी आप उसे सबसे पहले प्लेस करोगे। तो सबसे ज्यादा किसके बीच में? B एंड C के बीच में। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन B एंड C इज गोइंग टू बी व्हाट? 28%। अगर इन दोनों के बीच में 28% है आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करोगे? पहले आप प्लेस करोगे आपने जीन B को और जीन C को। तो इन दोनों को आप दो कोनों पे आप यहाँ पे लगा दोगे। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उन दोनों को आप सबसे पहले प्लेस करते हो, एक लाइन के ऊपर दोनों को कॉर्नर में आप लगाते हो। अगर उन दोनों को मैं यहाँ पे कॉर्नर में लगा दूंगा तो क्या रह गया? A रह गया ना मेरे यहाँ पे, A बीच में आएगा। सो दैट इज व्हाई सीक्वेंस इज गोइंग टू बी योर
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिमरन, दीप्ति, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. So, Yes, आपकी sir. गलती क्या हुई, ध्यान रखना है यहाँ पे, ये गलती नहीं करनी बेटा। बड़ा ही लाइक ऐसे क्वेश्चन तो मतलब 30 सेकंड में करके आगे बढ़ गया करो ऐसे क्वेश्चन अगर नीट में आ गए तो। सो कीप योर बी एंड सी फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दे हैव अ लार्जेस्ट वैल्यू ओवर हियर, और फिर आपको ऑब्वियसली आपका ये यहाँ पे बीच में आएगा। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ए किसके पास आएगा, सी के पास आएगा या बी के पास आएगा, तो आप बोलो मुझे बताओ किसके पास आएगा, ए सी के पास है, ए के बी के पास? C. C के बिल्कुल से सी के पास आएगा बिकॉज यू कैन सी ए और सी के में जो आरएफ की वैल्यू इट इज ओनली 8%, तो कहीं पे यहाँ पे आपका आएगा ए वाला जीन। सो ए जीन विल कम समवेयर ओवर हियर। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे सीक्वेंस आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं, काफी रिसेंटली ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यही चीज आपके मॉर्गन एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने आपके यहाँ पे की थी। इन्होंने दो चीज का याद रखना है, he actually used the RF value to know the distance between the gene, that's one thing you have to know। एक तो पहली चीज आपको याद रखनी है। सेकंड थिंग, इन्होंने मैप किया था पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम, और दोनों ही चीज उन्होंने कैसे की थी वो आप यहाँ पे समझ चुके हो। बोथ द थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड ओवर हियर थॉरली। कोई सवाल हो तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर, अगर कोई आपके यहाँ पे सवाल आ रहा है देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन। क्या किसी का कोई यहाँ पे सवाल है? नथिंग, सब ठीक, आगे बढ़े, चलो देन let's move forward। So this is something we have done, right? एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके लिए हैंड रेज कर दो आप यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर का यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्रॉसिंग ओवर जो आप कराते हो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आसान सा सवाल है, क्विकली रेज योर हैंड, आंसर दे, आगे बढ़ते हैं सब लोग यहाँ पे। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। शिखा के लिए ऑप्शन बी। मुस्कान गुप्ता, आपको क्या लग रहा है? बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर है। क्रॉसिंग ओवर जब आपका किया जाता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन्स। आपके लिंक जीन्स का रिकॉम्बिनेशन करने के लिए आपका क्रॉसिंग ओवर आपके यहाँ पे एसेंशियल होता है, ठीक है? तभी तो आप उनको लाइक अलग अलग कर पाओगे। ओके, सो दिस समथिंग वी हैव डन, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए थे। हाँ, अब ये बता दो, लिंकेज वॉज सजेस्टेड बाय, किसने ये सजेस्ट किया था? ABCD। पूजा बताइए, पूजा। अरे बेटा ये तो सवाल सिंपल था। पूजा डागर बताइए, बोलिए जल्दी। अच्छा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? बताइए तनिष, क्या होगा इसका आंसर? मॉर्गन। PH मॉर्गन ने किया था ये चीज आपकी, और ये करने के लिए उन्होंने जो आपका मॉडल यूज किया था दैट वाज माय फ्रूट फ्लाई, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब ये ध्यान से देखना है यहाँ पे, द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर जनरेशन ड्यू टू फिनोमेना ऑफ, जो जीन्स साथ साथ में रहते हैं वो कभी सेपरेट नहीं हो पाते और वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, इनहेरिट होते रहते हैं थ्रू आउट द जनरेशन ऑल द टाइम। तो कौन से चार ऑप्शन में से कौन सा आपके यहाँ पे सही ऑप्शन आपके यहाँ पे बैठ जाएगा? विच वन ऑफ दिस ऑप्शंस विल बी ट्रू ओवर देयर? सो टेक योर टाइम, स्टेटमेंट को देखो यहाँ पे कि दो जीन्स हैं साथ में रह रहे हैं, अलग नहीं हो पा रहे और हमेशा जनरेशन टू जनरेशन आगे जा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही आएगा? प्रियांशी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। प्रियांशी यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं। सिमरन आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। कंप्लीट लिंकेज, बिल्कुल सही। कंप्लीट लिंकेज इज समथिंग जिसके अंदर आपके दो जीन्स इतने पास पास में दैट दे विल ऑलवेज इनहेरिट टुगेदर, ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है? अब स्ट्रेंथ ऑफ अ लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स, स्ट्रेंथ ऑफ अ लिंकेज बिटवीन, ये अभी हमने ये स्टेटमेंट देखा था, तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज ABCD। क्या होगा इसका आंसर? बड़ा ही अगेन सिंपल सा अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। पलक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप कह रहे हो। पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। राइट, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ अ लिंकेज उतना लेस डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, सिंपल। ओके यू कैन, ओके ये वाला क्वेश्चन एक बार करिए, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डायहाब्रिड क्रॉस। चार स्टेटमेंट आपके सामने आपके पास, आपको बतानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट? और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिए एंड रेज योर हैंड। क्विकली हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड देन रेज योर हैंड। शगुन बताइए क्या होगा इसका आंसर?
ऑप्शन डी। ऑप्शन सना आपको क्या लग रहा है? सर डी ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए फटाफट देख लेते हैं फिर यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, सो टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हाई रिकॉम्बिनेशन। ये लोग कह रहे हैं कि जो जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं या स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं दे शो हाई रिकॉम्बिनेशन। ये बात आपकी गलत है, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत है। जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो अ वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। जो जीन्स बहुत दूर दूर होते हैं वो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। ये बात भी आपकी यहाँ पे गलत है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग। Genes loosely linked on the same chromosome show similar recombination as tightly linked genes. Genes जो बहुत loosely मतलब दूर दूर होते हैं, genes loosely linked का मतलब वो होता है जो दूर दूर होते हैं ना, they show similar recombination as a tightly linked ones. ये बात भी आपकी गलत है ना, ये लोग कह रहे हैं कि दोनों के अंदर RF की वैल्यू सेम निकलेगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा, राइट। बट tightly linked genes on the same chromosome show very few recombination. ये बात आपकी यहाँ पे करेक्ट है, ये बात आपकी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, वो आपका यहाँ पे शो नहीं कर सकते। सो टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, तो यस ये बात आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमने हमारा लिंकेज देख लिया, वी हैव सीन द रिकॉम्बिनेशन एंड वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट देम। तो अब इसके ऊपर बेस कोई सवाल आता है तो आपको सवाल हैंडल करना आना चाहिए। नाउ नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे टू आस्क यू, आपको उसे डील करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर कंडीशन। अब ये अलग चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग अ टर्म नोन एज माय पिलोट्रॉपी। अब पिलोट्रॉपी यहाँ पे क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, बड़ा ही आसान सा टर्म है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो पिलोट्रॉपी इज अ कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट नोन एज अ पिलोट्रॉपी। अब आप जानते हो कि नॉर्मली होता क्या है, आपका सिंगल जीन जो होगा, आपका जो सिंगल जीन होगा वो आपका एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक नॉर्मली हमने ये देखा है कि एक सिंगल जीन क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। जैसे एक जीन है जो प्लांट में हाइट को कंट्रोल कर रहा है, एक जीन है जो सीड शेप को कंट्रोल कर रहा है, तो इट कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर। नॉर्मली तो हमने यही पढ़ा है कि एक सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बट पिलियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? पिलियोट्रॉपी मींस व्हाट, व्हेन यू हैव अ सिंगल जीन एंड इट हैज अ इन्फ्लुएंस ऑन मोर देन वन ट्रेट। इसके पास मोर देन वन ट्रेट को ये कंट्रोल करेगा। तो ये जो मेरा जीन है यहाँ पे, ये सिंगल कैरेक्टर के बजाय मोर देन वन ट्रेट को कंट्रोल करेगा। इट इज नॉट कंट्रोलिंग द सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स। ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। इट इज कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेट्स। तो ये कंट्रोल करेगा हमारा यहाँ पे मल्टीपल ट्रेट्स को। इट इज कंट्रोलिंग द मल्टीपल ट्रेट्स। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, अगर मेरा ये जीन मल्टीपल ट्रेट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ पिलियोट्रॉपिक जीन। बस इतनी डेफिनेशन आपको यहाँ पे आ रखनी है। इसका एग्जांपल आपका यहाँ पे क्या है? फिनाइल कीटोयूरिया। अब फिनाइल कीटोयूरिया कंडीशन क्या है? ये एक्चुअली इट्स ए जेनेटिक कंडीशन। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सी, ध्यान से सुनना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। आपके बॉडी में ना हमेशा एक सब्सटेंस बनाया जाता है, दैट्स माय फिनाइल एलिलिन। So phenylalanine is something which has been synthesized inside the body, और ये आपके बॉडी के अंदर हमेशा एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट, जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है तो ये आपके बॉडी के अंदर बना है। फिनाइलएलानिन इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म्ड ऑल द टाइम, इट इज गेटिंग फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। आपके इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब ये जब आपका यहाँ पे बॉडी के अंदर बनाया जाता है तो आपको याद ही रखना है कि इसको आपकी बॉडी ज्यादा लंबे टाइम के लिए रखती नहीं है, इसको कन्वर्ट कर देती है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो जब आपका फिनाइलएलानिन आपका बनाया जाएगा ना बॉडी के अंदर, व्हेनेवर दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू अमाइनो एसिड कॉल्ड एज माय टायरोसिन। इसको आप कन्वर्ट कर देते हो टायरोसिन के अंदर, दिस इज कन्वर्टेड इनटू योर टायरोसिन। इसको आप कन्वर्ट कर दोगे टायरोसिन के अंदर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसको टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कौन कर रहा है? इसको टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करेगा फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज ये उस एंजाइम का नाम है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम आपका कन्वर्ट करता है फिनाइलएलानिन को इनटू योर टायरोसिन के अंदर। और ये करना बड़ा जरूरी है, हम सबके अंदर हो रहा है। सो ऑल ऑफ अस हैविंग दिस थिंग हैपनिंग,
हम सबके अंदर ये कन्वर्जन हो रहा है, और ये एक बार टायरोसिन बन गया, दैट्स अ नॉन टॉक्सिक थिंग। याद रखना, अगर फिनाइल एलिलिन अगर आपके बॉडी में इकट्ठा होगा, देन इट कैन हैव अ टॉक्सिक इंपैक्ट, इट कैन हैव अ टॉक्सिक इंपैक्ट ऑन द बॉडी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले तो आप इतनी कहानी को समझो कि फिनाइल एलिलिन आपकी बॉडी के अंदर बनता है, नॉर्मली हम सबके अंदर बन रहा है, इसको कन्वर्ट किया जाता है आपका टायरोसिन के अंदर, और ये कन्वर्जन करने के लिए यू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, राइट। अब आपको समझना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबके अंदर, मेरे अंदर भी, वी हैव दिस क्रोमोसोम नंबर 12, वी हैव दिस क्रोमोसोम नंबर 12, ऐसा नहीं दिखता बट समझ जाओ, यू हैव क्रोमोसोम नंबर 12, राइट राइट। तो इसकी एक और कॉपी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो, इतनी अलग कॉपी नहीं दिखती, सेम सेम ही दिखती है, ये बन गई है। सो यू हैव दिस क्रोमोसोम 12 हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर आपका लगा हुआ है एक जीन, और ये जो जीन मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये वो जीन है जो बना के देता है आपको वहां पे वो एंजाइम। दिस इज अ जीन व्हिच मेक्स दिस एंजाइम फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब आप सोचो कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये जीन काम करना बंद कर जाए या ये जीन डिफेक्टिव हो जाए, तो अब देखो सिंगल जीन गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन समझो किसी पर्सन के अंदर दोनों ही जीन काम करना बंद हो जाए, समझो यहाँ पे जो जीन है जो ये काम करता था वो डिफेक्टिव हो जाए, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा। और देखो एक चीज याद रखना, ये जो जीन काम नहीं कर रहा ना, ये ऐसा नहीं होगा कि बचपन में काम कर रहा था, बड़े हो गए, स्कूल चालू किया, फिर काम करना बंद कर दिया, वैसा नहीं होगा। अगर काम नहीं कर रहा तो बचपन से ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो अज्यूम कर दे कि जो मेरा जीन है यहाँ पे, ये मेरा हो गया डिफेक्टिव, ये मेरा डिफेक्टिव है, बच्चे के अंदर बचपन से ये डिफेक्टिव है। अगर ये मेरा जीन यहाँ पे डिफेक्टिव है तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा। अगर मेरा जीन यहाँ पे डिफेक्टिव है, देन ये एंजाइम आपका बनेगा नहीं, दिस एंजाइम विल नॉट गेट फॉर्म। तो याद रखना, इफ दिस इज नॉट वर्किंग देन नो एंजाइम इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, कोई एंजाइम यहाँ पे बनेगा, नो एंजाइम इज फॉर्म्ड। अगर आपका यहाँ पे कोई भी एंजाइम अगर आपके यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा, अगर आपका फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज अगर फॉर्म नहीं हो रहा, तो आप बताओ किस चीज का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, व्हाट विल इंक्रीज इन द बॉडी? अनम्यूट करके बता दो, व्हाट विल इंक्रीज इन द बॉडी अगर ये मेरा एंजाइम काम नहीं कर रहा, समझो अगर मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, फिनाइल एनिलिन, राइट, फिनाइल एलिलिन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इनसाइड द बॉडी, क्योंकि यही तो था जिसको हम कन्वर्ट कर रहे थे इस एंजाइम की मदद से। तो अगर ये एंजाइम आपका है नहीं, देन व्हाट विल हैपन, फिनाइल एलिलिन का अमाउंट आपके यहाँ पे बढ़ने लगेगा। सो व्हाट विल फाइंड ओवर हियर, द अमाउंट ऑफ फिनाइल एलिनिन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, इसका अमाउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लगता है, इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब अगर इसका बॉडी के अंदर अमाउंट इंक्रीज होता है, देन इसकी वजह से क्या होगा, दिस कैन लीड टू टू थिंग्स, मेंटल रिटार्डेशन, याद रखना, दैट कैन लीड टू अ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, क्योंकि ये डैमेज करता है ब्रेन को, याद रखना ये बच्चे के ब्रेन को डैमेज करेगा, सो इट विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड थिंग, इट कैन लीड टू अ less pigmentation on hair and skin। अब जो नॉर्मली बाल होने चाहिए थे ब्लैक कलर के, वो उस बच्चे के होंगे व्हाइट कलर के या ब्राउन कलर के। सो पिगमेंटेशन आपके बालों में दिखेगा नहीं, स्किन के अंदर भी आपका पिगमेंटेशन सही से आपको मिलेगा नहीं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर फिनाइल एलिलिन बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो आपको और भी चीजें यहाँ पे हो रही है, यू आर फाइंडिंग दैट मेंटल रिटार्डेशन कैन बी सीन, बिकॉज ये जाके ब्रेन को डैमेज करता है। ये फिनाइल एलिलिन जब इकट्ठा होता है, इट विल गो एंड डैमेज द ब्रेन, और वो इतना डैमेज करेगा कि एक टाइम के बाद जो लाइक बच्चा होगा उसके अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं की, देन उसे चलने में भी दिक्कत आएगी, एंड इट कैन लीड टू वेरी लॉन्ग मेंटल रिटार्डेशन भी आपको यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऑर्गन्स भी आपके यहाँ पे लाइक काम करना बंद कर रहे हैं, बिकॉज ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स डैमेज हो रहे होते हैं। सो याद रखना, मेंटल रिटार्डेशन एंड लेस पिगमेंटेशन ऑन द हेयर एंड स्किन। जो स्किन होगी, हेयर होगा, उसके ऊपर जो कलर होना चाहिए वो आपको पिगमेंटेशन होते हुए आपको वहां पे नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं दैट फिनाइल कीटोयूरिया, दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन हम यहाँ पे सीख रहे हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फिनाइल कीटोयूरिया। दिस कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फिनाइल कीटोयूरिया। और आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि फिनाइल कीटोयूरिया इज एग्जाम्पल ऑफ माय प्लियोट्रोपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल जीन कई सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है।
आप देखो आपके पास एक सिंगल जीन है आपका यहाँ पे, ये एंजाइम भी बना रहा है, उसके साथ साथ इसके वजह से और भी चीजें कंट्रोल की जा रही है। योर मेंटल वेलबींग भी आपके यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। अगर वो नहीं आया आपका यहाँ पे एंजाइम, या वो अगर आपका जीन आपका काम नहीं कर रहा, देन मेंटल रिटार्डेशन आपको होते मिलेगा, एंड आपका पिगमेंटेशन भी आपका हो नहीं पाएगा स्किन और हेयर के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे दैट दिस जीन इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर माय प्लियोट्रॉपी, क्योंकि एक सिंगल जीन एक से ज्यादा ट्रेड्स को यहाँ पे आपका कंट्रोल कर रहा है, और इसलिए आपको ये एग्जांपल हमेशा याद रखना है। तो जब भी आप सामने प्लियोट्रॉपी वाली बात कोई करेगा तो आपने बोलना एग्जांपल एज अ फिनाइल कीटोयूरिया। और अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर, तो आपको वो बात सही से बतानी आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू टेल देम कि फिनाइल एलेनिन आपका होगा जो नॉर्मली कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन के अंदर, और इसे कन्वर्ट कर रहा है हमारा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हम सबके अंदर वो कर रहा है, राइट। बट अगर हमारे ये जो एंजाइम है, इसका जो जीन है, अगर वो जीन काम नहीं कर रहा, वो डिफेक्टिव हो गया, वो बचपन से होगा तो देन नो एंजाइम इज गेटिंग फॉर्म्ड, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, फिनाइल एलेनिन का अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा, एंड अगर वो आपका अमाउंट इंक्रीज होता गया देन दैट कैन लीड टू अ मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि वो ब्रेन को डैमेज करता है, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू अ लेस पिगमेंटेशन ऑन हेयर एंड द स्किन, जो आप काफी विजिबली आप देख पाओगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कई सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रॉपी। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या फिनाइल कीटोयूरिया की कहानी? Yes, sir. हाँ जी। अगर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है या कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो बता दो कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, सो आई रिपीट दैट थिंग टू यू, ठीक है। आदत डालो बोलने की कि नहीं आ रहा समझ, और ऐसा नहीं बोलना तो बोल दो कि सर रिपीट कर दो, बस इतना बोल दो। तो प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ लेटिंग मी नो, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट्स योर फिनाइल कीटोयूरिया, दैट इज योर प्लियोट्रॉपी। देन यू हैव अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टर्म है। पॉलीजेनिक टर्म से आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पे यू विल हैव अ मोर देन वन जीन। बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जब बात करते हो तो याद रखना, यहाँ पे यू विल हैव मोर देन 3 जीन्स, जनरली 3 और मोर देन 3 जीन्स, 3 और मोर देन 3 जीन्स, more than 3 genes control a single character, control a single character या single trait, single trait। तो एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल ट्रेट को, स्किन कलर है, बिल्कुल सही मुस्कान गुप्ता, राइट। सिंगल ट्रेट या सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट। अब सबसे बड़ी एग्जांपल आप जैसे कि मुस्कान ने बताया मैं यहाँ पे, स्किन कलर इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो स्किन कलर जो होता है यहाँ पे आपका, स्किन कलर को कंट्रोल करने के आप मोर देन 3 जीन्स, यू हैव बेसिकली 3 जीन्स व्हिच कंट्रोल द स्किन कलर इन द ह्यूमन बीइंग्स। अब मैं मेंशन कर रहा हूं इन द ह्यूमन बीइंग्स, हर किसी के अंदर नहीं, बट ह्यूमंस के अंदर स्किन कलर को कंट्रोल करने के यू हैव 3 जीन्स, राइट। उसी तरीके से यू कैन आल्सो हैव इवन हाइट इन द ह्यूमन बीइंग्स। हमारे अंदर वो ऐसा नहीं होता पी प्लांट जैसा, कैपिटल टी आ गया तो बढ़ गई हाइट, स्मॉल टी आ गया तो रह गई हाइट, वैसा नहीं होता, राइट। हमारे पास also there is an involvement of number of genes, so height in the humans is also controlled by the more than 3 genes, okay। तो यहाँ पे होता क्या, पहले तो आप याद रखना कि यहाँ पे 3 जीन या उससे ज्यादा आपके यहाँ पे कंट्रोल करते हैं एक सिंगल ट्रेट को, so you have 3 genes or more which controls the single trait over here। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, समझना आपको यहाँ पे that जब आप बात करते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, the phenotype depends on number of dominant genes। जो phenotype आपका यहाँ पे होगा वो डिपेंड करेगा number of dominant genes के ऊपर, right। So independent type of dominant genes and each dominant allele of a gene produces a part of a trait। हर एक जो dominant allele होता है हर एक जीन का, वो आपका एक certain trait आपको यहाँ पे देगा, right। इसको हमें समझ सकते हैं विद द एग्जांपल, ह्यूमन स्किन के एग्जांपल को लेके हम यहाँ पे समझ सकते हैं। लेट्स से you have 3 genes, you have a gene A, you have gene B and you have gene C। और ये समझ लो कि ये जो आपके 3 जीन है आपके यहाँ पे, ये जीन्स जो है, these genes are known to control your skin color, ठीक है। तो अगर कोई इंसान है जिसका कलर बिल्कुल डार्क स्किन है, बहुत ही डार्क स्किन है, राइट, सो दे मस्ट बी हैविंग द कंडीशन ऑफ योर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तीनों जीन के अगर सारे के सारे डोमिनेंट एलील अगर आपको मिल रहे हैं एक जीनोटाइप के अंदर, देन इट विल हैव वेरी डार्क स्किन और आई वुड से ऑलमोस्ट ब्लैक स्किन, राइट।
ऐसी स्किन हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? अफ्रीका। हाँ बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, बच्चे सोचे कि सर ये तो रेसिस्ट हो गया, Same here. ये नहीं बोल सकते. You get to see in the African continent के अंदर, you get to see they have a slightly darker skin, right? They have a slightly darker skin over there. So that is why this is the sequence you will see. So अगर किसी का बहुत dark skin है, which is seen in the African subcontinent के अंदर आपको एक population मिल जाता है वहाँ पे, so they will be having all the dominant alleles of the gene. ABC के सारे dominant alleles आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है. अगर कोई इंसान है जिसके अंदर ABC के सारे रिसेसिव एलील है, अगर कोई पर्सन है जिसके एबीसी के अंदर सारे के सारे रिसेसिव एलील है, सो लेट्स सी दैट किसका कोई पर्सन है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, अगर ये कंडीशन है देन दे हैव अ वेरी फेयर स्किन और आई वुड से वाइट स्किन दे विल हैव, राइट. अगेन द टर्म मेक्स इट लुक लाइक अ रेसिस्ट काइंड ऑफ टर्म, बट यस इट विल हैव वेरी टोन वाइट टोन आपको मिलेगा स्किन का. ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? You will find such people in the European subcontinent or in the different parts of the world, right? So, तो इंडिया में किस टाइप का जीनोटाइप आपको मिलता होगा? What kind of genotype you must be having in India? कैसा होता होगा? हेटेरोजाइगस होता है. Heterozygous, right? Okay, so we can have a heterozygous. So यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लोग क्रॉस करा रहे हैं. So you have a very black negro. That is not a term generally they use. कैपिटल कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, राइट. इसको जब क्रॉस करिए, आपको क्रॉस सब नहीं करना है, बस बताया जा रहा है यहाँ पे. इसको वेरी लाइट कंडीशन के साथ या वेरी लाइट ह्यूमन बीइंग के साथ यहाँ पे जब क्रॉस कराया गया, राइट, यू कैन हैव सो मेनी वेराइटीज कैन बी ऑब्जर्व्ड. इतने सारे आपको वैरायटी मिल सकते हैं जब आप F2 जनरेशन कराते हो. ये आपको मिला F1 जनरेशन, जब आपने उसका सेल्फिंग कराया, इनब्रीडिंग कराया, तो यू हैव सो मेनी वेराइटीज विल बी सीन ओवर हियर, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बोला हमसे कि यू कैन हैव अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो हेट्रोजाइगस में आप, सो व्हाट विल हैपन ना, अगर कोई है कंडीशन लाइक दिस, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो आप ये चीज समझो कि जो इम्पैक्ट होगा ना ए बी और सी का, यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा वो उतना नहीं हो पाएगा जितना यहाँ पे हो रहा है इस कंडीशन में ब्लैक के अंदर, बिकॉज यू हैव ऑल द डोमिनेंट एलील्स. यहाँ पे क्या, यू हैव ओनली 3 डोमिनेंट एलील्स ऑफ द 3 जीन्स. तो इसलिए हियर यू विल हैव अ इंटरमीडिएट कलर. यहाँ पे आपको जो कलर मिलेगा दैट विल द इंटरमीडिएट, या इसे हम मुलाटो कलर भी हम इसे बोलते हैं, राइट. सो दैट्स अ इंटरमीडिएट कलर, दैट्स अ इंटरमीडिएट कलर. ओके, तो आपको याद रखना है कि जिसकी जितनी ज्यादा डार्कर स्किन होगी दे विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील. सिंपल सी बात है, मोर द अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील मोर द डार्कर स्किन. आप इस पिक्चर में आप इसे देख सकते हो. आप ये देखो क्लियरली आपको दिख रहा है, जब आपका अगर कोई पर्सन जिसका बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक कलर का अगर आप यहाँ पे स्किन आ रहा है, देन यू नो द कंडीशन इज गोइंग टू बी योर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, राइट. जब आप देख रहे हो इस कंडीशन को, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ऑरेंजिश है, मतलब यार लाइट ब्राउन है यहाँ पे वो, राइट. सो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आपका अगर आप इसका क्रॉस करो तो आपका क्या बनेगा, यू विल हैव कैपिटल ए, you will have a capital B small b, you have a capital C small c, right. तो यहाँ पे आपको मिल जाए, you have dominant alleles but आपके recessive allele भी है आपके, इसलिए आपको ज्यादा डार्कनेस आपके यहाँ पे नहीं दिख रहा. तो जो ज्यादा डार्क होगा वहां पे ज्यादा डोमिनेंट एलील आपको मिलेंगे यहाँ पे. सो याद रखना, डोमिनेंट एलील्स विल हैव अ cumulative effect. Dominant alleles will have cumulative इफेक्ट. मतलब सारे मिलके इम्पैक्ट देंगे यहाँ पे, एक इफेक्ट देंगे जब सारे इकट्ठा होते हैं एक साथ. तो जहां पे आपको डोमिनेंट एलील आपको ज्यादा मिलेंगे वहां पे स्किन का कलर डार्क होगा. जहां पे डोमिनेंट एलील आपके कम होंगे वहां पे स्किन का कलर आपका यहाँ पे कम हो जाएगा. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर पॉलीजीन्स, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्विंग इन गिविंग द स्किन कलर. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. अभी आपके सामने ये कभी वो लोग क्रॉस देंगे नहीं एग्जाम के अंदर, बट इतना तो आपको पूछ सकते हैं कि पॉलीजीन का एग्जाम्पल क्या होता है, और आपको मालूम होना चाहिए दैट इज द ह्यूमन स्किन कलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ह्यूमंस के अंदर हाइट जो होती है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ओवर हियर, राइट. और याद रखना कि यहाँ पे मोर देन 3 जीन्स आर इन्वॉल्व जनरली, तब उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस.
तो ये एक टर्म आप सबको मालूम होना चाहिए। क्या ये वाला टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पीयूष से लेके सारे बच्चों तक, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about sex determination over here. Let's talk about sex determination over here. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं about the sex determination. Now जब भी हम डिस्कस करेंगे about the sex determination, so यहाँ पे you have different ways through which the sex of the animal will be determined. Okay, यहाँ पे sex determination जो कराया जाता है उसके अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पे। तो एक होता है आपके यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यह है टेम्परेचर बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमें यहाँ मिलेगा, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम वो देखते हैं जो आपका होता है क्रोमोसोमल बेस्ड। पहले हम क्रोमोसोमल बेस्ड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन करता है एक एनिमल का सेक्स यहाँ पे, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोमल बेस्ड सेक्स डिटरमिनेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोमल बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट्स मी टॉक अबाउट दिस वन टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ XX XY। अब XX XY सेक्स डिटर्मिनेशन इज समथिंग यू विल फाइंड इन सम ऑफ द एग्जांपल आर गोइंग टू बी योर ह्यूमन बीइंग्स। हमारे अंदर ये होता है, ह्यूमंस आर गोइंग टू हैविंग दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप, राइट। तब मेल और फीमेल आपको मिलेगा देखने के लिए। मैमल्स, और एक और एग्जांपल जो आपका यहाँ पे आएगा जिसको TH मॉर्गन ने यूज किया था, दैट वाज द ड्रोसोफिला। किसी को याद है ड्रोसोफिला के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14 ज्यादा हो गया। 4, अरे 4 पैर, 4 पैर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो हो गए 8। ठीक है, याद रखना सब लोग, यू हैव 4 पैर ऑफ क्रोमोसोम इन द ड्रोसोफिला। सो मैमल्स, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, ऑल ऑफ देम विल हैव अ XX XY टाइप ऑफ माई सेक्स डिटर्मिनेशन इसके अंदर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि XY जो होगा वो आपका होगा मेल और XX यहाँ पे होगी आपकी जो होगी वो आपकी फीमेल होगी। सो जब कोई फीमेल एनिमल गैमेट बनाता है, सो अगर हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो फीमेल गैमेट हमेशा आपका बनेगा एक सिंगल एग। तो फीमेल गैमेट हमेशा बनाएगी एक सिंगल टाइप का एग। सो द एग इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ वन टाइप। इसके अंदर आपको मिलेंगे ऑटोजोम्स प्लस एक्स। याद रखना फीमेल सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनाती है, ऑटोजोम्स प्लस एक्स, राइट। ऑन द अदर हैंड्स जो मेल्स होंगे, मेल्स विल मेक 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स। ह्यूमंस हो, ड्रोसोफिला हो या कोई भी मैमल हो, दे विल मेक 2 टाइप के स्पर्म्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। एक स्पर्म होगा जिसमें होगा ऑटोजोम्स प्लस एक्स, और एक टाइप के आपके स्पर्म होंगे जिनके अंदर आपको मिलेंगे आपके ऑटोजोम्स प्लस वाई। अब जो स्पर्म जाके फ्यूज करेगा एग के साथ वो डिटरमाइन करेगा कि क्या होगा जेंडर ऑफ द जायगोट। अगर एक्स क्रोमोसोम आके फ्यूज करता है एग के साथ, अगर एक्स क्रोमोसोम आके फ्यूज करता है एग के साथ, देन यू हैव अ कंडीशन ऑफ योर ऑटोजोम्स प्लस XX। दैट मींस sex of the individual is going to be a female, right? That means that zygote will turn into a female child. तो यहाँ पे it will turn into the female child, right? अगर ये वाला मेरा मेल गैमेट जाके फ्यूज करता है, अगर ये जाके फ्यूज करता है यहाँ पे, देन यू हैव अ डिफरेंट कंडीशन। देन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए ऑटोजोम्स प्लस XY, और ये अगर कंडीशन मिलते हैं यहाँ पे, देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर मेल जेंडर। सो ज़ायगोट का जो जेंडर को यहाँ पे आपका मेल हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप वैसे पहले भी पढ़ चुके हो। दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द ह्यूमन बीइंग्स, ड्रोसोफिला एंड द मैमल्स। इतना तो आप यहाँ पे सब लोग जानते हो, ये चीज आप यहाँ पे जानते हो। जो XY कंडीशन होती है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं जो मेल्स होते हैं यहाँ पे, मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, मेल्स आर हेटेरोगेमेटिक, क्योंकि दे हैव अ XY काइंड ऑफ कंडीशन इन द सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, एंड फीमेल्स आर गोइंग टू बी होमोगेमेटिक, फीमेल्स आर गोइंग टू बी होमोगेमेटिक। Homo means same sex chromosome, hetero means you have 2 different sex chromosomes, X and Y, right? इतना आपको पता है यहाँ पे। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं। याद रखना, अगर एक ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज अ स्पर्म जो है आपका ऑटोजोम प्लस Y,
अगर ये जाके फ्यूज करता है एग के साथ, अगर ये जाके एग के साथ फ्यूज करता है, जो ऑब्वियसली आपका होगा ऑटोसोम प्लस एक्स, तो जब ये फ्यूजन होगा देन यू नो द बेबी विल टर्न इनटू द मेल चाइल्ड, राइट? सो यू नो द zygote is going to be, you know that the zygote is going to be, तो यहाँ पे you will have the zygote will be formed. So here the zygote will be formed and zygote is going to be like autosome plus XY. That is going to be the zygote. अब एक चीज आपको ये सबको यहाँ पे याद रखनी है, वो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका Y क्रोमोसोम होता है वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब zygote आपका आता बन, जब आपका zygote यहाँ पे बनेगा ना, when the autosome plus zygote plus XY is getting formed, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका Y क्रोमोसोम होगा, ध्यान से सुनना, ये जो आपका Y क्रोमोसोम होगा इसके ऊपर एक जीन होगा, इसके ऊपर एक आपको मिलेगा जीन, एंड दैट जीन हियर इज कॉल्ड एज माय SRY जीन। ये जो जीन आपका यहाँ पे होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ SRY जीन, ठीक है? तो याद रखना Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है, उस जीन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ SRY जीन। और ये जीन आपको क्या बना के देगा, ये आपको बना के देगा TDF, ये आपको बना के देगा एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन का यहाँ पे नाम होता है आपका TDF। TDF स्टैंड फॉर माय टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। This will lead to formation of a testis determining factor. So testis determining factor है जो आपका है यहाँ पे TDF, what will be happening over here ना, कि ये SRY जो आपका यहाँ पे जीन होगा ये बनाता है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम होता है आपका TDF, और ये TDF क्या करता है, बेसिकली TDF जाके बोलेगा कि टेस्टिस बनाना चालू करो। तो अब इस zygote के अंदर लाइक बेसिकली जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसके अंदर टेस्टिस बनना वहां पे चालू करेगी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट यू हैव अ जीन। सो आपके सामने सवाल आ सकता है कि SRY जीन कहाँ पे होता है, तो याद रखना इट इज देयर ऑन द Y क्रोमोसोम, और यही जीन होता है जो जाके बोलता है बनाने के लिए एक प्रोटीन को, ये प्रोटीन एक बना के देगा, उसका नाम होगा आपका TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये फैक्टर जो होता है इसके वजह से उस zygote के अंदर टेस्टिस बनना चालू होंगी, देन यू विल फाइंड द टेस्टिस फॉर्मेशन विल स्टार्ट। जैसे ही टेस्टिस फॉर्मेशन स्टार्ट हो दैट मींस इट इज अ मेल चाइल्ड, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, ओके? आई होप इतना कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं लग रहा है, या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो मुझे, इफ देयर इज समथिंग नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज लेट मी नो, राइट? सो दिस इज व्हाट Y क्रोमोसोम इज नोन फॉर। सर रिपीट कर दो। देखो इसमें क्या होता है ना कि आपका यहाँ पे जो स्पर्म होगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म इज ऑल समझिए यहाँ पे स्पर्म है आपका ऑटोसोम प्लस Y, ये जाके फ्यूज कर रहा है एग के साथ। जब ये एग के साथ जाके यहाँ पे फ्यूज करेगा दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ zygote। जैसे आपका यहाँ पे zygote बना, वंस द zygote इज बीन फॉर्म्ड, zygote में आप जानते हो क्या होगा, यू विल हैव XY क्रोमोसोम, मतलब ये zygote अब मेल बनाएगा, मतलब मेल बनेगा, अल्टीमेटली मेल जेंडर बनेगा इसमें। सो ये जो Y क्रोमोसोम आपका यहाँ पे होता है इसके अंदर लगा होता है एक जीन, और वो जीन का नाम यहाँ पे होता है SRY जीन। SRY जीन जो वहां पे लगा होता है, सो ये क्रोमोसोम है ना, Y तो क्रोमोसोम है आपके यहाँ पे, उस पर एक जीन लगा हुआ है SRY जीन, वो जीन बनाता है आपके लिए एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम आपका यहाँ पे होता है TDF शॉर्ट में, पूरा नाम है आपका यहाँ पे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब जैसे ये प्रोटीन आपका बनता है तो ये प्रोटीन क्या करता है, जाके बोलता है सेल्स को कि आप टेस्टिस बनाना चालू करो, दिस विल प्रमोट टेस्टिस फॉर्मेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका दिस विल प्रमोट। सर ये TDF ह्यूमंस में होता है? नहीं, ह्यूमंस में ही होगा, आपको ह्यूमंस में आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? प्रमोट टेस्टिस फॉर्मेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज व्हाट इट विल बी डूइंग ओवर हियर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। चलिए, यस सर। ओके, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अगली कहानी हम देखते हैं। दूसरा टाइप का जो मेरा पे सेक्स डिटरमिनेशन मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर XX-X0 टाइप। अब जब भी आपके सामने XX-X0 टाइप आपके यहाँ पे आएगा तो पहले तुम याद रखेंगे इसके एग्जांपल्स आपके यहाँ पे क्या कहे जाएंगे। यू कैन हैव एग्जांपल्स लाइक ग्रास हॉपर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके यहाँ पे। यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर कॉकरोच, राइट? सो ग्रास हॉपर, कॉकरोच आर द बेस्ट एग्जांपल, और कई सारे इंसेक्ट और भी होते हैं, बट दीस आर द टू एग्जांपल्स यू हैव टू नो, राइट? अब इसमें क्या होगा दैट आपके जो मेल्स होंगे, मेल्स जो यहाँ पे होता है वो होता है आपका X0, और जो फीमेल होती है वो आपकी होती है XX। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेल्स बनाएंगे दो टाइप के स्पर्म्स।
तो यहाँ पे दो टाइप के स्पर्म्स आपको बनते हुए मिलेंगे। सो एक स्पर्म आपका बनेगा यहाँ पे ग्रास हॉपर के अंदर, उसके अंदर आपको मिलेंगे ऑटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम, और 50% स्पर्म जो आपके और बन के आपको हमें मिलेंगे, जो रिमेनिंग 50% स्पर्म जो आपके यहाँ पे होंगे, दे विल बी हैविंग ऑटोजोम्स प्लस 0, नो सेक्स क्रोमोसोम। याद रखना यहाँ पे जो स्पर्म बन रहे वो दो टाइप के बन रहे हैं, उसमें से एक के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, ऑटोजोम्स हैं बट सेक्स क्रोमोसोम आपको वहाँ पे नहीं है। और दूसरे स्पर्म के अंदर, सो 50% स्पर्म के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा और बाकी 50% के अंदर सिर्फ ऑटोजोम्स होंगे, कोई सेक्स क्रोमोसोम वहाँ पे होगा ही नहीं, राइट। एग किस टाइप का बनेगा? एग तो यहाँ पे बनेगा मेरा यहाँ पे एक ही टाइप का एग जो मेरा यहाँ पे बनना है, एग मेरा बनेगा यहाँ पे एक सिंगल टाइप का, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ऑटोजोम्स प्लस एक्स। सिर्फ सिंगल टाइप का फीमेल एग आपका यहाँ पे बनेगा, राइट। अब अगर ये वाला स्पर्म जाके फ्यूज करता है, दिस स्पर्म गोज एंड फ्यूज, देन सिंपल सी बात है, आपका जो जीनोटाइप यहाँ पे बनेगा, जो आपका जो मिलेगा आपको यहाँ पे कंडीशन, दैट्स गोइंग टू बी योर ऑटोजोम्स प्लस XX. That means that zygote will turn into a female. So यार देखना, ग्रास ऊपर के पास जब स्पर्म बनते हैं उसके अंदर 50% स्पर्म के अंदर तो सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, और वही स्पर्म जब जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, जब ये जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन बदल जाएगी। यहाँ पे आपका क्या होगा? यू विल हैव अ कंडीशन ऑफ योर ऑटोजोम्स प्लस X0. If you have a condition of autosomes plus X0, then what will happen? You have a condition of your मेल जेंडर, यू हैव अ कंडीशन जहां पे आपका मेल एनिमल आपका बनेगा, यहाँ पे मेल जेंडर आपका बनेगा, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। XX X0 जब आपके सामने ये टर्म आएगा तो आपको याद रखना है कि आपको ग्रास ऊपर कॉकरोच आर द वेरी कॉमन एग्जांपल इन दिस। उसमें जो आपके मेल एनिमल होता है या मेल इंसेक्ट जो होता है, उसके अंदर आपके दो टाइप के स्पर्म बनते हैं। यू विल हैव ऑटोजोम प्लस X एंड ऑटोजोम प्लस 0। 0 मतलब नो सेक्स क्रोमोसोम। अगर सिर्फ ऑटोजोम्स वाला अगर ये जो स्पर्म जाके फ्यूज करेगा अगर फीमेल एग के साथ, देन यू विल हैव अ कंडीशन ऑफ योर मेल एनिमल, राइट, बिकॉज ऑटोजोम्स प्लस X0 आपके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मेल कौन सा है इसमें, फीमेल कौन सा है। तो श्योरली आई कैन से अगेन यहाँ पे फीमेल जो आपकी यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी होमोगेमेटिक एंड मेल इज गोइंग टू बी हेटेरोगेमेटिक, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द XX एंड X0 टाइप ऑफ माय सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये हो गया मेरा दूसरे टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया ना। लेट्स सी वन मोर थिंग। अब कोई भी अगर समझ नहीं आ रहा देन पूछ लेना बीच में। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगला वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला वाला आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला वाला सेक्स डिटर्मिनेशन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट यू हैव अ ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो हैव अ ZZ ZW टाइप। अब ये आपको मिलेगा देखने के लिए बर्ड्स के अंदर, यू विल फाइंड देम इन बर्ड्स, यू विल फाइंड देम इन reptiles, right, and few fishes. कुछ fishes भी होती है जिसके अंदर आपको देखेंगे, you will have some fishes also in which you will get to see this, ठीक है। I would rather not take all the fish because in only few fishes you can find this condition. तो reptiles और birds याद रखना, ये ऑप्शन में नीट वाले नहीं देंगे because ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इसमें होता क्या, रेप्टाइल बर्ड्स में आपको यहाँ पे मिलेगा क्या देखने के लिए, व्हाट यू विल गेट टू सी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, that ZW, sir I can't take the class because I'm in a way to Delhi. Okay Vinayak, ठीक है, we'll catch up sometime in the next class hopefully, right? Okay, so you have a ZZ ZW type यहाँ पे आपका। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो ZW होता है ना यहाँ पे, that will something known for the female gender. It is known for the female gender. That is going to be known for the female gender. तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे जो स्पर्म बनाए जाते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट बनाए जाएंगे वो आपके सिर्फ एक ही टाइप के यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो मेल गैमेट जो आपके यहाँ पे बनता है इट इज ओनली गोइंग टू बी ऑफ वन टाइप, दैट इज गोइंग टू बी ओके। अजीब सा मेल गैमेट बना है यहाँ पे, लेकिन यस, ऑटोजोम प्लस Z, ये है स्पर्म। लिख देता हूँ यहाँ पे, ना तो आप बोलोगे सर ये तो लॉ की बना दिया आपने, ये स्पर्म है, थोड़ा अजीब बना है बट या इट इज अ स्पर्म and it will have autosome plus Z. तो स्पर्म बनते हैं, अगर कोई आप बर्ड पकड़ के लेके आते हो, अगर आपके घर पे बर्ड ऐसा पेट है तो उसके अंदर जो स्पर्म बनेंगे मेल बर्ड में वो एक ही टाइप के बनेंगे, राइट, ऑटोसोम प्लस Z। लेकिन जो एग बनता है यहाँ पे फीमेल के अंदर वो दो टाइप के बनते हैं। सो जो एग बनेंगे यहाँ पे वो आपके बनेंगे यहाँ पे दो टाइप के। व्हाट आर दोस टू टाइप्स? यू कैन हैव
autosome plus Z, or you can have a autosome plus W. याद रखना बर्ड्स के अंदर, परिंदों के अंदर आपके जो फीमेल के अंदर जो एग बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है, अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था। यू विल हैव ऑटोसोम प्लस Z एंड यू हैव ऑटोसोम प्लस W, ये आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वाला स्पर्म जाके फ्यूज हुआ, ये स्पर्म अगर जाके इस एग के साथ जाके फ्यूज हुआ, सो नाउ यू हैव अ कंडीशन जहां पे आपको मिलेगा यू विल हैव ऑटोसोम्स प्लस ZZ। अगर ये जीनोटाइप आपको देखने के लिए मिलता है, इफ यू एबल टू सी दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप, देन व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर दैट दिस एनिमल विल बिकम अ मेल बर्ड। ये एनिमल मेरा बनेगा यहाँ पे, ये ज़ायगोट बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ मेल बर्ड या मेल रेप्टाइल जो भी है, सो इट विल बिकम अ मेल एनिमल, राइट। अगर ये स्पर्म जाके फ्यूज करता है इस एग को, सो नाउ यू हैव अ डिफरेंट कंडीशन। अब आपके पास यहाँ पे ऑटोसोम्स प्लस ZW, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर ZW वाली कंडीशन आपको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए, तो समझ जाना दैट विल लीड टू अ फीमेल एनिमल, दैट विल लीड टू अ फीमेल एनिमल। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। सो यू हैव दिस ZW टाइप ऑफ योर सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके एग्जांपल याद रखना, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आपके यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल आपके यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला याद रखो कि हमने ये तीन टाइप देखे, ये तीन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द थ्री टर्म्स व्हिच शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। तो पहले ये बताओ कि क्या ये इतने टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, Yes, sir. राइट। अब आप पहले एक काम करो, मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाओ। जस्ट गिव मी आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जस्ट गिव मी द आंसर फॉर दिस, बस रेज योर हैंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना हैंड रेज करो यहाँ पे। ऑलराइट, काफी लोगों ने ये कर दिया। अच्छा, दो लोगों ने किया अभी तो, बेटा बाकी लोग भी करो, सिंपल सा है। यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस को आपको यहाँ पे मैच फॉलो में डालना है सही जगह पे सही तरीके से। ओके, सो सिर्फ जिनका नाम मुस्कान है, मुस्कान आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। आप कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी लोग अभी सुन लेते हैं हम यहाँ पे। पलक क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। अंशिका शर्मा, Option D. प्रियांशी, Option D. सब लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फिर ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कह रहा है। सो ऑप्शन डी के हिसाब से एक के साथ आएगा आपके यहाँ पे 2, सो डोमिनेंस इज गोइंग टू बी इन अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो आप कह रहे हो एक के साथ आपका यहाँ पे आएगा 2, ऑलराइट। डी के साथ आपका आएगा यहाँ पे 3, कोडोमिनेंस के साथ आप कह रहे हो इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली, ठीक है, ऑलराइट। देन वी हैव सी के साथ 4 आएगा, प्लियोट्रॉपी अ जीन सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसका एग्जांपल हमने देखा था फिनाइलकेटोयूरिया। एंड देन यू हैव अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसमें आपको कैलकुलेट देखने के लिए यू विल हैव डी के साथ होना आएगा मेनी जीन्स के होना सिंगल कैरेक्टर। तो बिल्कुल सही आपका ये आंसर आप सबका यहाँ पे सही है। तो इसलिए ये सब टर्म हम देखते हैं बिकॉज यू विल फाइंड देम कमिंग इन द एग्जाम। इसका आंसर आप बता दो हैंड रेज करके फटाफट, क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर। ये भी आप कर सकते हो, क्विकली डू दिस। बताइए दीप्ति क्या होगा इसका आंसर? पूजा आप बताइए तब तक। Sir, B. तनिष्क आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। मुस्कान गुप्ता, मुस्कान गुप्ता बताइए। ओके, अच्छा। अब कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे द स्टोरी ऑफ प्लियोट्रॉपी। बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे सही है, कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन द इंडिविजुअल। एनीवन कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी द स्टोरी ऑफ फिनाइलकेटोयूरिया। कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे सही तरीके से फिनाइलकेटोयूरिया की स्टोरी, जिसको आती है वो समझना हैंड ऊपर करें, सो आई विल बी एबल टू। स्टोरी ऑफ फिनाइलकेटोयूरिया बताइए, सबने हैंड नीचे करिए।
और लेट अंशिका शर्मा, बताइए क्या थी कहानी आपकी फिनाइल कीटोन्यूरिया की, जल्दी बताइए ताकि हम आगे बढ़ सके, बोलिए। सर फिनाइल कीटोन्यूरिया वो कंडीशन होती है जिसमें फेलाइन एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है, एंड जब ये एंजाइम ठीक है, एब्सेंट होता है तो फिनाइल एलानिन ट्राइसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ सर्टेन राइट, कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, क्योंकि वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा। एंड क्या क्या हो सकता है अगर वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया तो? स्किन पिगमेंटेशन कम हो सकती है, ठीक है, मेंटल एंड रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, राइट। और याद रखना ये जो जीन होता है इट इज देयर ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12, ठीक है, उसके अंदर आपको ये जीन देखने को आपको मिलेगा, बिल्कुल सही, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन, बट एक और टाइप का हम यहाँ पे पहले सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन टू अदर थिंग्स, राइट। विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर कुछ नहीं होगा। हम कितना भी पढ़ाई कर ले, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे बैठ के मेरे साथ या घर पे अकेले बैठ के, देन नथिंग हैपेंस। सो लेट्स डू दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यू हैव Z0 ZZ type of sex determination as well, Z0 ZZ type। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपको मिलता है कहाँ पे देखने के लिए, यू विल फाइंड इन द बटरफ्लाइज एंड मॉथ। ये आपको लगा देखने के लिए आपका बटरफ्लाइज एंड मॉथ will have Z0 ZZ type of my sex determination। तो इसमें आपको यहाँ पे याद करके रखना है, what you have to remember here is that बटरफ्लाइज या मॉथ की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, डिस्कस अबाउट द मॉथ एंड द बटरफ्लाई, तो Z0 जो यहाँ पे होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ फीमेल। Z0 जो यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी अ फीमेल। तो ये जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी फॉर अ फीमेल। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, द मेल्स आर गोइंग टू मेक अ सिंगल टाइप ऑफ एग, सॉरी स्पर्म। तो स्पर्म जब यहाँ पे बनाए जाएंगे मेल्स के अंदर, वो आपके सिंगल टाइप के होंगे यहाँ पे। सो स्पर्म आपका जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ सिंगल टाइप। ये भी स्पर्म ही है, थोड़ा अजीब है बट इट्स अ स्पर्म, ऑटोसोम प्लस Z। सो दैट इज गोइंग टू बी अ मेल स्पर्म इन अ बटरफ्लाई, राइट। एग जो बनाए जाएंगे, एग आपके होंगे यहाँ पे दो टाइप के। सो एग आपके यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे हो जाते हैं, यू विल हैव ऑटोसोम प्लस Z and you will have autosome plus 0। 0 मतलब सिर्फ ऑटोसोम से सेक्स क्रोमोसोम वहां पे है ही नहीं एग के अंदर। तो ये आपके यहाँ पे बन चुके हैं यहाँ पे एग, और एग आपके बनते हैं यहाँ पे दो टाइप के। अब अगर यहाँ पे दो टाइप के बन गए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा ये वाला स्पर्म जाके फ्यूज करता है इस वाले एग के साथ, देन यू विल हैव अ कंडीशन ऑफ योर ऑटोसोम्स प्लस ZZ। और अगर आपको ऑटोसोम प्लस ZZ कंडीशन अगर आपको दिख रही है तो समझ जाना दैट इज गोइंग टू बी अ मेल जेंडर इन योर बटरफ्लाइज। ये आपका यहाँ पे होगा मेल एनिमल, राइट। अगर ये स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है इस वाले गैमेट के साथ जहां पे यू हैव नो सेक्स क्रोमोसोम इन द एग, तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव ऑटोसोम्स प्लस Z0 and such condition is going to be called as your thus here the sex of the animal is going to be a female। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज माय ZZ Z0 टाइप ऑफ माय सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये देखो आपने क्या क्या देखे, ZZ Z0 ZZ ZW XX X0। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल के ऊपर बेस सवाल आते हैं नीट एग्जाम के अंदर, वो लोग मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली ही पूछ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सो यू शुड नो द एग्जाम्पल एंड देन वी हैव डन हमारा ह्यूमंस वाला, दैट वाज माय XX XY। इसमें ह्यूमंस, मैमल्स, ड्रोसोफिला के आपके एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सबको आपको बहुत क्लियरली याद रखना है, एक बार में याद हो जाएंगे, इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। एंड दे डू आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। लेट्स से यहाँ पे हम एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं, दिस वन। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, इवन दो आपको एक टर्म यहाँ पे मालूम नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज टर्नर्स थ्योरम, तभी आप ये कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स क्लास में वही बढ़िया बात होती है कि सब आपको मैथ्स करने की जरूरत भी नहीं, आपको बाकी दिन होगा तभी आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये भी एक नीट का ही सवाल है, हैव अ लुक एट दिस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। कुछ में टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। क्या हो सकता है इसके अंदर आपका सही आंसर? ओ वेरी गुड शिखा, बताइए शिखा क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन डी। शिखा यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग भी कर लीजिए। तनिष क्या लग रहा है? So option D. शगुन? ऑप्शन 3। ऑप्शन, अच्छा अच्छा, ओके यार, राइट।
अच्छा ये तनिष आपने ऑप्शन 4 बोला था ना, मतलब ऑप्शन डी वाला ऑप्शन 4 बोला था आपने। एंड शगुन आप कह रहे हो ऑप्शन बी कह रहे हो आप। 3 सर। बी कह रहे हो आप, ठीक है। मुस्कान पूजा आपको क्या लग रहा है? सर सी। 1 2 3 4 ही बोल दिया करो बेटा। सी कह रहे हो आप भी यहाँ पे। ऑलराइट प्रियांश क्या बताइए? सर ऑप्शन 3। चलो देखते हैं ऑप्शन 3 को मैच करके देखते हैं आप लोग यहाँ पे क्या कह रहे हो। चलो देखते हैं तो पहले सर काफी लोग ऑप्शन 3 कह रहे हैं। सो यू हैव XX X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये तो आप जानते हो कि ये तो मेरा जुड़ेगा किसके साथ हमेशा, इट विल गो विद माय ग्रास हॉपर। ये तो मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दैट्स फॉर माय ग्रास हॉपर, राइट। देन यू हैव XX XY मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, जहां पे आपको क्या मिलता है, फीमेल आर गोइंग टू बी हैविंग XX क्रोमोसोम, राइट। सो यहाँ पे आपकी फीमेल आपकी होती है होमोगेमेटिक, फीमेल आर गोइंग टू बी होमोगेमेटिक। सो ये मेरा बी के साथ जो मेरा यहाँ पे आएगा, दैट्स गोइंग टू बी योर स्टेटमेंट 4, या मेरा बी के साथ, राइट। देन मैं कैरोटाइप 45 समझो मुझे ये नहीं मालूम, मैं इसे इग्नोर करता हूँ। मैं देखता हूँ ऑप्शन डी को यहाँ पे। ZW ZZ मेथड मुझे मिला था बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर, और मैं जानता हूँ इसके अंदर जो ZW होते हैं वो होते हैं मेरे यहाँ पे फीमेल इंडिविजुअल। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन आएगा वो आएगा मेरा फीमेल हिट्रोगेमेटिक। सो यस डी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा ऑप्शन 2। तो डी के साथ मेरा ऑप्शन 2 आ रहा है, और जो मेरा रहेगा यहाँ पे सी के साथ मेरा आएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। सो यस ऑप्शन 3 becomes my correct answer. अब थोड़ा फटाफट करते हैं कुछ क्वेश्चन को, लेट्स डू सम क्वेश्चंस क्विकली over here. So let me just come back here and right quickly answer this. Unmute करके अपना आंसर बता दो यहाँ पे वैसे ही। A polygenic inheritance in human being is called by is concerned with what? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। सर बी। क्या बोल रहे हो तुम लोग? बी बोल रहे हो, डी बोल रहे हो, ए ऑप्शन है सर। ऑप्शन ए। ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपके यहाँ पे है, फिलियोट्रोपी नहीं है, इट्स अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जांपल इज गोइंग टू बी योर स्किन कलर। याद करो 3 जीन्स और मोर देन 3 जीन्स कंट्रोल अ सिंगल ट्रेट, सो दैट इज योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे चलेगा? ओके नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ अ जायगोट सेल वुड लीड टू अ बर्थ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड? इसमें से कौन सी, इसके लिए हैंड रेज कर दो, इनमें से कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर यू कैन हैव अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड? सो सी योर ऑप्शंस एंड रेज योर हैंड। बहुत आसान सवाल है। जहीदा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप यहाँ पे कह रहे हो। अंशिका कुमारी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। Right. So when you have a 2X chromosome in the female child, that's a normal female child. You will get to C. बिल्कुल सही. Right. Which of the following pair is wrongly matched? इनमें से कौन सा पेयर है जो सही से मैच नहीं है? तो देखिए इसे ध्यान से and tell me which of the following pair is going to be wrongly matched. कौन सा इनमें से पेयर आपके यहाँ पे होगा जो सही से मैच आपके हिसाब से आपके यहाँ पे नहीं है? काफी कम लोगों ने हैंड रेज किया है। थोड़ा फ्लैशबैक पे जाओ, हमने ये सब कराया, ये सारे टर्म्स हमने देखे। वी हैव आल्सो डन स्टार्ट सिंथेसिस, वी हैव आल्सो सीन एवरीथिंग। क्या लग रहा है दीप्ति, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। दीप्ति आप कह रहे हो ऑप्शन बी कह रहे हो ना आप यहाँ पे? दीप्ति आप आराम से सर नो सर नो डी 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 कर रहे हो आप। अब तो -25 दूंगा बेटा मैं आपको दीप्ति, ये मार्क्स आपके कट करूंगा मैं अगले टेस्ट में से। हाँ जी मुस्कान बताइए, मुस्कान गुप्ता क्या होगा इसका आंसर? प्रियांशी क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। प्रियांशी ऑप्शन ए कह रही है, और ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज स्टार्ट सिंथेसिस वाज द एग्जांपल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कुछ याद आ रहा है आपको? ये हमने किया था, याद आ रहा है नहीं आ रहा? पहले सच्ची बताओ, याद आ रहा है नहीं आ रहा आपको? हमने किया था ये चीज, वी हैव डन द स्टार्ट सिंथेसिस। याद करो, वी हैव डन कैपिटल बी क्रॉस इनटू स्मॉल बी, कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ हाँ तो सर। बोलो, कुछ तो बोला करो अनम्यूट करके। सो इट इज गोइंग टू बी योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। सो यस ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट। ये रॉन्गली मैच्ड है, राइट। ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल नहीं बनेगा। एवीओ ब्लड ग्रुप इज माय कोडोमिनेंस, दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग, राइट। X0 टाइप ग्रास हॉपर, ये भी सही बात है। TH मॉर्गन लिंकेज के लिए जहां जाते ये भी सही है। सो ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमने जो भी किया है ना सेक्स डिटरमिनेशन, उसके ऊपर बेस्ड ही है।
सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा? सो रेज योर हैंड। शिखा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। शिखा आपने सारे स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़े। सना, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। सना ऑप्शन डी के लिए, बाकी लोग भी देख लेते हैं हम लोग। दीप्ति, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। एंड मुस्कान गुप्ता, आपका क्या होगा आंसर यहाँ पे? आप क्या कह रहे हो? सर डी। ओके, कोई मुझे एक्सप्लेन, पूजा आप मुझे एक्सप्लेन करो कि आपका आंसर यहाँ पे क्या है और उसका रीजन क्या है। पूजा, क्या है आपका आंसर? सर मुझे तो डी लग रहा है, क्योंकि सर आपने अभी बताया था ना कि वो सेक्स, वो सॉरी कहते हैं प्रोजेनी, वो डिपेंड नहीं करता, वो वाला। हाँ, तो मैंने क्या बताया था वो से एक्सप्लेन कर दो, वो क्या था? पाउल्स मतलब मुर्गियां, राइट? नाउ यू टेल मी व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द बर्ड्स की स्टोरी वहां पे क्या थी? सर बर्ड्स में ये था, एक सेकंड सर, बस एक बार लिखा है ना मैंने। बता दो, देख के बता दो, बट बताओ, मुझे सुनना है मुझे। बर्ड्स में क्या था? सर बर्ड्स में आपने ये बताया था जेड जेड और जेड डब्ल्यू वाला। ठीक है, सो सर फीमेल पे डिपेंड करती है। राइट, फीमेल्स डिटरमाइन करती है सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, नॉट द मेल्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन डोमेस्टिकेटेड फाउल द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म। नहीं, यहाँ पे आपको जो सेक्स डिटरमाइन करता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ एग के ऊपर, नॉट ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म तो सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा। याद करिए, हम ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुके हैं ना, दैट यू विल गेट टू सी जो स्पर्म यहाँ पे बन रहा है फीमेल बर्ड्स के अंदर, वो स्पर्म तो सिर्फ एक ही टाइप का है। जो एग होता है वो डिटरमाइन करता है व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, क्योंकि एग आपके होते हैं यहाँ पे दो टाइप के, तो इसलिए वो स्टेटमेंट आपका वहां पे बिल्कुल आपका वहां पे गलत हो जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है। स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्पर्म रादर देन द एग। ये बात गलत है। दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू गेट टू सी दैट योर एग जो होता है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, नॉट द स्पर्म। So that is why option D is going to be an incorrect statement. ये होना चाहिए था आप लोगों से. This should have been done by all of you, right? इसका आंसर 31 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? Raise your hand and tell me. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सना क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है. ऑल राइट, पूजा आपको क्या लग रहा है? सर डी। ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पे. मल्टीपल एलिस के साथ आपका भी डी लग रहा है. डी या बी? बैटमैन वाला बी या दिल्ली वाला डी? क्या लग रहा है? सर दिल्ली वाला डी। आप कह रहे हो मल्टीपल एलिस का एग्जांपल आप यहाँ पे दे रहे हो फिनाइल की टू यूरिया इन ह्यूमन बीइंग्स. अरे बेटा, कैसे चलेगा ऐसा? बताइए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। यू आर आल्सो सेइंग डी, दिल्ली वाला. सर बी। नहीं सर बी बी। हाँ तो बोलो बैटमैन वाला बी बोलो ना फिर ऐसे. ठीक है, सो यू हैव मल्टीपल एलिस व्हिच विल बी अ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, पॉलीजीन्स का आप कह रहे हो कि थर्ड आएगा, दैट इज गोइंग टू बी यस, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस. मल्टीपल जीन्स होते हैं. स्किन कलर इसका आएगा यहाँ पे. ये बिल्कुल सही, राइट. ये भी क्वेश्चन आप वैसे ही कर सकते हो, नो कंसर्न विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो आपके बाकी रहे हैं, यू हैव टू सॉल्व देम, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. जैसे एक वाला ये वाला कर दो आप क्वेश्चन. हाँ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ. A couple has a 6 daughters. A couple has a 6 daughters. What is the possibility of having a girl child next time? एक कपल है, उनकी ऑलरेडी 6 डॉटर्स हैं. अगला जो उनका बेबी होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है कि उनकी नेक्स्ट गर्ल चाइल्ड इज गोइंग टू बी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ नेक्स्ट गर्ल चाइल्ड? कोई कह रहा है मुझे 50%। सर 50%। 50%. सब लोग 50% एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही, क्योंकि मेल गैमेट्स दोनों टाइप के बनते हैं. 50% आपके होते हैं एक्स, 50% आपके होते हैं वाई. सो यस, 50% चांस आपका यहाँ पे टू गेट दिस काइंड ऑफ प्रोजेनी, राइट. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. लेट्स डू दिस वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई विल लेट यू गो. ये क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. अगेन बड़ा ही आसान सा सवाल है आपका, ये आपके सामने, ये आप कर सकते हो. सो बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर?
एक मिनट। चलो कर लो, पहले हैंड रेज कर दिया, सब लोग कर लो इसे ध्यान से। सिंपल है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। टीएच मॉर्गन हैकिंग चलो तुमने नहीं सुना है नाम, तब भी आप आंसर तो निकाल सकते हो। बोलिए प्रियांशी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप यहाँ पे कर रहे हो। शिखा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओके, अंशिका शर्मा। ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं। ग्रेगर मेंडल आपका यहाँ पे मैच हो रहा है आपके हिसाब से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। सटन एंड बोवरी विल गो फॉर माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट्स ट्रू। हेकिंग्स चलो हमें लेट्स हमें नहीं मालूम। मॉर्गन विल गो फॉर माय ड्रोसोफिला, राइट। हेकिंग्स मेरा जाएगा यहाँ पे डिस्कवर्ड एक्सक्लूसिव, तो यस ये आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सो ये आर द फ्यू क्वेश्चंस वी हैव डन। मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉस वाले क्वेश्चन करिए, तो चलो तब भी ठीक है, या क्वेश्चन काफी आसान टाइप के क्वेश्चंस थे। आई वांट यू टू डू नंबर ऑफ क्रॉसिंग वाले क्वेश्चंस, आई वांट यू टू डू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो आई विल बी शेयरिंग विद यू द असाइनमेंट, बट उसके साथ साथ एक और असाइनमेंट शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपका संडे को पॉसिबली आपका टेस्ट होगा। सो आई विल बी शेयरिंग दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें ये करना है। सो नेक्स्ट टाइम विल जस्ट कंप्लीट दिस, दैट वोंट टेक मोर देन 2 minutes and then we can start with something else. So याद रखना आज हमने किया आज हमने किया सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज समथिंग वी हैव डन। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ये किया। उसके अलावा वी हैव अंडरस्टूड कैसे होता है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और आपका पिलियोट्रॉपी, और इसके साथ साथ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग टू बी योर कहानी ऑफ योर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कैसे हम आरएफ फाइंड करते हैं और कैसे आरएफ यूज करके मैं मैपिंग कर सकता हूँ मेरे जीन्स की। इतनी बात हमने याद रखी है, और मैं सही में बताऊं तो इतना जितना हमने यहाँ पे कवर किया है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल फ्रॉम दिस। मैं आपके साथ एक मॉड्यूल शेयर करता हूँ, मॉड्यूल में से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी आप सॉल्व करोगे तब भी आपका इसके ऊपर एक अच्छा ग्रिप आपको बनते हुए आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी दीदी बताइए क्या सवाल है आपका? आपने हैंड रेज किया बेटा, ऑलराइट, ओके ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो एक बार फिर मुझे बता दो क्या यहाँ तक सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अभी एक चीज याद रखना, आपके एंड से आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक तब होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चन सॉल्विंग ओवर हियर, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दैट एंड रीच आउट टू मी, गेट बैक टू मी। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा देन प्लीज रीच आउट करो मेरे पास, ठीक है। हाँ बेटा दक्ष, आज मैं आपको आपका ग्रुप मर्ज करा दूंगा। आई मेक श्योर दैट यू आर बीन एडेड इन द ग्रुप एंड देन आपको